नमस्कार दोस्तों, सोशियोलॉजी के क्रैश कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। ये एक क्रैश कोर्स चैनल है जिसमें यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पूरे कोर्स को कवर किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आज हम यूजीसी नेट के यूनिट 2 और असिस्टेंट प्रोफेसर के यूनिट 11 के चैप्टर सम्मेलन, कार्यशाला, संगोष्ठी और परिसंवाद के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में हम केवल सम्मेलन यानी कॉन्फ्रेंस और वर्कशॉप यानी कार्यशाला दोनों चीज़ों को अच्छे से समझेंगे, ठीक है। और संगोष्ठी और परिसंवाद को हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे 1-2 क्वेश्चन आने ही है, कभी कभी 3 से 4 क्वेश्चन भी आ जाता है। तो इसको अच्छे से देखिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो सम्मेलन जो होता है व्यक्तियों की एक विशाल सभा होती है, ठीक है। तो आप सम्मेलन में गए होंगे। सम्मेलन किसी भी आधार पे हो सकता है, जैसे धार्मिक सम्मेलन हो गया तो उसमें कोई विश्वगुरु आता है और इसमें हमको प्रवचन देता है। बसों से भर भर के लोग आते हैं राज्य के कोने कोने से। तो ये जो होता है बहुत ही विशाल सभा होती है, ठीक है। और इसमें किसी समस्या पर वाद विवाद या फिर चिंतन किया जाता है। तो जो आध्यात्मिक होता है उसमें भी कोई समस्या होती है, जैसे अभी विश्व गुरु के आधार पर देखा जाए कि हाँ, ये जो गुरु हैं ये विश्व गुरु हैं, या फिर जीवन की समस्याओं के समाधान के लिए, ठीक है। इस तरह से वो क्या करते हैं, लोगों को प्रवचन देते हैं। उसी तरह से सम्मेलन जो होता है, जो शैक्षिक सम्मेलन होता है, वो किसी समस्या के समाधान के लिए होता है। जैसे बेरोजगारी पे सम्मेलन हो गया, ठीक है, या फिर जो आरक्षण है उस पर सम्मेलन हो गया, ठीक है। महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हो रहे हैं उनसे उस पर सम्मेलन हो गया, ठीक है। तो इसका कोई एक विशेष समस्या पर कोई सम्मेलन आयोजित किया जाता है और बहुत ही विशाल स्तर पे होता है, ठीक है। यदि हम बात करें कार्यशाला, संगोष्ठी और परिसंवाद, तो सबसे ज़्यादा बड़ा सम्मेलन होता है, ठीक है। और ये औपचारिक होता है, ऐसा नहीं कि बड़ा है तो इसका मतलब अनौपचारिक होगा। ये पूरी तरह से औपचारिक होता है और इसका एक निश्चित समय होता है, लोगों को पहले से ही पता होता है और उस समय वो उपस्थित होते हैं और एक निश्चित समय के अंदर सम्मेलन को कंप्लीट कर लिया जाता है। देखिए, सम्मेलन का जो आयोजन है वो अनुसंधान संबंधी निष्कर्षों को क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक स्तर पर संप्रेषित करने के लिए भी किया जाता है, ठीक है। यानी हमारा जो अनुसंधान है, हमने जो रिसर्च किया, रिसर्च में हमने जो पाया खोज कर, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर इसको संप्रेषित करने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए भी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है, ठीक है। तो सम्मेलन के प्रकार भी देख लेते हैं कौन कौन से हैं। सम्मेलन का जो पहला प्रकार है क्षेत्रीय सम्मेलन। क्षेत्रीय सम्मेलन में क्या होता है कि क्षेत्रीय समस्याओं को इसमें उजागर किया जाता है। जैसे बुंदेलखंड में क्या होता है, पानी की समस्या है, ठीक है। तो ये समस्या जब हम लेंगे तो ये क्षेत्रीय समस्या होगी, ठीक है। उसी तरह से कहीं और पे जो कोई ज़िला हो गया, कोई छोटा सा गाँव हो गया, वहाँ पे कोई समस्या होगी, उसके आधार पर जब हम रिसर्च करते हैं और उसके निष्कर्षों को सम्मेलन में बताते हैं तो वो क्या हो गया, क्षेत्रीय हो गया। राष्ट्रीय सम्मेलन में जो राष्ट्रीय स्तर की समस्या है, जैसे आरक्षण की समस्या हो गई, ठीक है, बेरोजगारी की समस्या हो गई, महिला असुरक्षा की समस्या, इस तरह से जो देशव्यापी सम्मेलन, देशव्यापी समस्या है, पूरे देश में वो समस्या ग्रसित है लोग, तो उसको हम राष्ट्रीय सम्मेलन कहेंगे, ठीक है। और अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठाया जाता है, जैसे परमाणु हथियार वगैरह हो गए, उससे जो हानियाँ हो रही हैं, ठीक है, टेक्नोलॉजी से होने वाली हानियाँ हो गई, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, ठीक है। इस तरह से वनोन्मूलन जो हो गया, पेड़ों की कटाव हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है, अंतर्राष्ट्रीय समस्या है। तो इससे रिलेटेड जो सम्मेलन आयोजित किया जाएगा वो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा, ठीक है। तो 3 प्रकार के होते हैं सम्मेलन के चरण। देखिए क्या क्या होता है। सबसे पहले क्या होता है, विषय वस्तु की प्रस्तुति, यानी जब सम्मेलन का प्रारंभ होता है तो उसमें बताया जाता है कि ये सम्मेलन किस लिए शुरू किया जा रहा है, ठीक है। दूसरा चरण है समस्या पर चर्चा होती है, ठीक है। विषय वस्तु की प्रस्तुति में हम पहले समस्या बताएंगे कि ये समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है, इतने लोगों ने बेरोजगारी के कारण आत्महत्या कर लिया, इतने लोग मेंटली जो है बहुत ही परेशान हो गए, कितने लोग फ्रस्ट्रेट होकर क्या क्या कर लिए। तो उसमें समस्या बताएंगे कि बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है। दूसरे चरण में हम इस समस्या पर चर्चा करेंगे, ठीक है। फिर है समापन, यानी चर्चा करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, समापन करेंगे या निष्कर्ष के रूप में उसको कुछ बताएंगे कि हाँ, ये समस्या है तो इसका ये निष्कर्ष निकल सकता है। तो एक संक्षिप्त निष्कर्ष हम निकाल लेंगे। और जो चौथा चरण होता है उसमें क्या करेंगे, हम निष्कर्ष की एक कॉपी जो है प्रतिभागियों में बांट दी जाती है, यानी सम्मेलन में जो निष्कर्ष निकला उसकी जो कॉपी है वो लोगों में बांट दी जाती है, ठीक है। तो ये 4 चरण होते हैं। सम्मेलन के लाभ देखिए कौन कौन से हैं। सम्मेलन का जो पहला लाभ है, इसमें विशेषज्ञों और अध्ययनरत छात्रों के बीच ये सेतु का कार्य करता है। यानी इसमें देखिए सम्मेलन में विशेषज्ञ भी आते हैं, जिस समस्या पर चर्चा हो रही है उसके विशेषज्ञ आएंगे, ठीक है। और एक तरफ अनभिज्ञ छात्र है जो उसके बारे में बिल्कुल नहीं जानता है, वो जानकारी प्राप्त करने के लिए आया है।
तो इन दोनों के बीच में सेतु का कार्य करता है सम्मेलन। ठीक है, तो विषय विशेषज्ञ के द्वारा उसको उस टॉपिक पे बहुत ही गहरा नॉलेज मिलेगा और अध्ययनरत छात्र छात्राएं जो है उसको जानेंगे। सम्मेलन में सहभागिता द्वारा समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, अतः इसमें प्रजातांत्रिक मूल्यों का विकास होता है। तो देखिए सम्मेलन में क्या होता है कि एक दूसरे से मिलकर लोग सहभागिता के द्वारा समस्या का समाधान ढूंढते हैं। जो उनको नहीं आ रहा है वो दूसरा कोई बताएगा, जो दूसरे को नहीं आ रहा है वो तीसरा बताएगा। ठीक है, इस तरह से क्या होता है, लोगों को बोलने का अवसर मिलता है, प्रश्न पूछने का अवसर मिलता है। सम्मेलन में ज्वलंत समस्या पर वाद विवाद होता है। अक्सर जो सम्मेलन होते हैं वो ज्वलंत समस्या पर होते हैं। ठीक है, जैसे अभी कोविड-19 हुआ है, आपने देखा है कि काफ़ी लोग समस्या से ग्रसित हैं। तो अभी जो सम्मेलन होंगे लेटेस्ट में तो इससे रिलेटेड होंगे, इस समस्या पर कैसे समाधान किया जाए, कैसे क्या क्या किया जाए। और भी जो ज्वलंत मुद्दा है, जैसे जीडीपी गिर गई है, आने वाले जो सम्मेलन है जो अर्थशास्त्र पे होंगे वो सबसे ज़्यादा इस पर फोकस होंगे। ठीक है, जो ज्वलंत मुद्दा होता है सम्मेलन सबसे ज़्यादा उसी पे होते हैं। सम्मेलन द्वारा स्वतंत्र अध्ययन अभिवृत्तियों का विकास होता है, यानी सम्मेलन में हम लोगों के विचारों को सुनते हैं, अपने विचारों को बताते हैं, तो क्या होता है, स्वतंत्र अध्ययन अभिवृत्तियों का विकास होता है। सम्मेलन में सक्रिय सहभागिता से सामाजिक एवं भावनात्मक गुणों का विकास होता है, यानी कोई भी सम्मेलन हो उसमें हम ऐसा नहीं कि जाकर निष्क्रिय रूप से बैठे हैं, हम उसमें सक्रिय सहभागिता देते हैं, प्रश्न पूछते हैं और जो हमको आ रहा है हम आंसर देते हैं। ठीक है, मेरे हिसाब से जो इस समस्या का हल होना चाहिए उसको भी माइक मिलता है बोलने के लिए। ठीक है, तो समस्या में क्या सम्मेलन में क्या होता है, एक दूसरे से सक्रिय सहभागिता के द्वारा वो समस्या का समाधान ढूंढते हैं। तो इससे क्या होता है, सामाजिक गुणों का विकास होता है और भावनात्मक गुणों का विकास होता है। फिर देखिए कार्यशाला वर्कशॉप क्या होता है, अनुसंधान के क्रियात्मक और व्यवहारिक पक्ष के विकास के लिए कार्यशाला का आयोजन किया जाता है। ठीक है, यानी सैद्धांतिक पक्ष का जो विकास है वो तो हम कॉन्फ्रेंस के द्वारा, विचार गोष्ठी के द्वारा कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन जो क्रियात्मक पक्ष है, जो व्यवहारिक पक्ष है, यानी करना कैसे है। ठीक है, यानी यदि हमको सेमिनार में बता दिया गया कि रिसर्च करते समय हमें प्रश्नावली का और साक्षात्कार का यूज़ करना चाहिए, तो वो तो सैद्धांतिक रूप से बताए, लेकिन उसको करके दिखाना, उसको करके बताना और लोगों को प्रैक्टिकल रूप से कैसे सीखना, ये हमको कार्यशाला में मिलता है। ठीक है, और इसमें देखिए व्यवहारिक और क्रियात्मक पक्ष का विकास होता है और मैक्सिमम जो कार्यशाला चलती है वो 3 से 10 दिन की चलती है, जबकि यूजीसी द्वारा 7 दिन को मान्यता प्राप्त है। यानी यदि एग्ज़ाम में पूछा जाए कि कार्यशाला में कितने दिनों को आदर्श रूप प्राप्त है, तो कितने दिनों को यूजीसी द्वारा 7 दिन को आदर्श माना जाता है कार्यशाला के लिए। ठीक है, ये एग्ज़ाम के लिए प्रश्न बन सकता है। इसमें प्रतिभागियों को छोटे छोटे समूहों में बांट दिया जाता है, तो जितने प्रतिभागी आते हैं उसमें क्या करते हैं, छोटे छोटे समूह में बांट देते हैं। हर प्रतिभागी का अलग अलग कार्य होता है। कोई प्रतिभागी होता है, जैसे मान लीजिए बहुत से प्रतिभागी आए हैं तो छोटे छोटे ग्रुप में बटे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये प्रतिभागी है, ये क्या करेगा, ये जानने का प्रयास करेगा कि अनुसूची कैसे बनाते हैं। ठीक है, दूसरा प्रतिभागी ये जानने का प्रयास करेगा कि किस तरह से प्रश्नावली बनाते हैं। ठीक है, तीसरा प्रतिभागी ये जानने का प्रयास करेगा कि किस तरह से जो गांव के अनपढ़ लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको किस तरह से मुद्दों को अच्छे से सरल से समझा के उनसे प्रश्नों को किस तरह से निकाला जाए। ठीक है, और भी जो हैं जैसे प्रतिवेदन वगैरह तैयार करना। ठीक है, और समस्याएं जो हैं, तो इससे रिलेटेड जो कार्यशाला होती है तो अलग अलग समूह अपने अपने कार्य करते हैं और एक निश्चित समय में क्या करते हैं, वो आकर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसमें छोटे छोटे समूहों को अपना कार्य दे दिया जाता है और सबको फ्री होकर कार्य करने का अवसर दिया जाता है। अंत में सब समूह मिलकर रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। सभी समूह अपना अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं कि हमने इस कार्य के लिए कार्यशाला को लिया हुआ था। फिर कोई बोलता है हमने तो इस कार्य के लिए लिया था। ठीक है, तो सब अपना अपना रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। और जो गलतियाँ होती हैं उसके लिए तीसरी अवस्था होती है, उसको मैं भी बताती हूँ। उसमें क्या होता है, तीसरी अवस्था में गलतियों को सुधारा जाता है, यानी जो एक्सपर्ट होता है वो बताता है कि आपके कार्यशाला में ये गलतियां हैं। ठीक है, तो उसके कुछ उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन जो चीज़ें सीखी जाती हैं, जो गलतियां हुई हैं, जैसे कोई व्यक्ति अनुसूची बनाया है तो उसमें जो गलतियां हुई हैं तो एक्सपर्ट उसको समझा देता है, ताकि जब भी वो रिसर्च करे तो रिसर्च में ये गलती ना हो। ठीक है, कार्यशाला की 3 अवस्थाएँ होती हैं। पहला है प्रस्तुतिकरण। ठीक है, प्रस्तुतिकरण में जब सभी लोग इकट्ठा होते हैं तो बताते हैं कि हमारा जो ग्रुप है 3-4 लोगों का, तो हम लोग ये चीज़ प्रस्तुत करना चाहते हैं या फिर ये चीज़ सीखना चाहते हैं। ठीक है, दूसरा है फ्री होकर स्वयं द्वारा कार्य। पहले तो कैंडिडेट ने बताया कि हमको ये जानना है, फिर वो कार्य करता है, उसको कार्य दे दिया जाता है, फिर वो कार्य करता है।
3 से 10 दिन का जो जो टाइम पीरियड उसको दिया गया उसमें वो कार्य करता है। फिर वो प्रस्तुत करता है। प्रस्तुत करने के बाद क्या होता है, तीसरी अवस्था जो होती है अनौपचारिक होती है, ठीक है। तो प्रस्तुत करने के बाद जो एक्सपर्ट होता है उसको बताता है कि कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई हैं और कहाँ पे क्या करना चाहिए था जो उसने नहीं किया, ठीक है। तो ये देखिए, ये अनौपचारिक होती है, इसमें सुधार किया जाता है तीसरी अवस्था में। तो याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में अक्सर आता है कि कार्यशाला की कौन सी अवस्था जो होती है वो अनौपचारिक होती है, तो इसमें तीसरी अवस्था है। कार्यशाला शब्द जो है वो अभियांत्रिकी यानी इंजीनियरिंग से लिया गया है, ये याद रखिएगा। और इसमें जो प्रतिभाग करने वाले व्यक्तियों का क्रम है वो कौन, मतलब यानी कौन कौन से लोग हैं जो इसमें भाग ले सकते हैं। पहला है संचालक, ठीक है, यानी जो उसका पूरा संचालन करेगा कि कौन कौन से बच्चे आएंगे, कौन कौन से कॉलेज से आएंगे, कहाँ के कौन कौन से इंस्टीट्यूट से आएंगे, ठीक है। और इसके अलावा जो एक्सपर्ट आने वाले हैं, कौन आएगा एक्सपर्ट, ठीक है, किस तरह से सबका आयोजन किया जाएगा, ये सब। आयोजक होता है, यानी एक होता है जो फाइनेंशियली उसको आयोजित करता है, ठीक है, और संचालक क्या करता है, वो उसको मैनेज करता है। फिर विशेषज्ञ आता है, ठीक है, तो विषय विशेषज्ञ को संचालक जो है उसको बुलाता है, ठीक है। फिर देखिए, विषय विशेषज्ञ आता है, जिस टॉपिक पे आपको जानना है, जिन जिन चीज़ों पे, उससे संबंधित कुछ विषय विशेषज्ञ आते हैं और जो आपसे गलतियाँ होती हैं वो विषय विशेषज्ञ बताता है। प्रतिभागी आते हैं, जो चीज़ें सीखनी होती है प्रतिभागी उसको सीखते हैं। ओके दोस्तों, तो जो बाकी की बची हुई चीज़ें यानी संगोष्ठी और परिसंवाद जो है सिम्पोजियम, ठीक है, उसको हम अगले वीडियो में देखते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।